नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी वीवीआर कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप को लिया जाने वाला है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशिया से R-37M बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने की तैयारी किया जा रहा है। इस डील की कॉस्ट लगभग $400 मिलियन के आसपास होने वाली है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ज़्यादातर चांस यही होगा कि जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की गस्त पर आने वाले हैं तब इस डील को लेकर फाइनल अनाउंसमेंट किया जाने वाला है। अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कुल मिलाकर 150 R-37M मिसाइल को खरीदने के लिए प्लान को बनाया गया, जिनको Su-30 MKI फ्लीट के लिए खरीदने का फैसला किया गया है। ये मिसाइल सभी भारत की हेवी एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट्स को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ VVR-H को मेंटेन करने में मदद करने वाले हैं, जिससे हमारे फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट अब 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक हाइपरसोनिक VVR मिसाइल होने वाली, जो कि मार्क 6 तक की स्पीड को अचीव कर सकता है और इसका रेंज 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक हो सकता है। इसको मेनली अवैक्स टैंकर और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे फाइटर जेट्स को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से R-37M मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया और जून 2025 में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में R-37M मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए इनिशियल ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जिसमें सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सभी Su-30 MKI में एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करने का प्लान नहीं किया जा रहा, बल्कि इनिशियल फेज में अभी बस 10 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, जिनको स्पेशली हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मझगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस की नेवल ग्रुप के बीच एक नई एक्सक्लूसिव MOU को साइन किया गया है, जिसका मेन फोकस अभी एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को जॉइंटली मार्केट में एक्सपोर्ट करने का होने वाला है। ये MOU 17 अक्टूबर 2025 को मुंबई में साइन किया गया और इसका सबसे बड़ा गोल भारत को एक ग्लोबल सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश करने का होने वाला है। अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस अभी इस प्रोजेक्ट का पहला पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाने की प्लान को कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके बाद अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इन सबमरीन को एक्सपोर्ट मार्केट में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। ये MOU पुराने 2016 के कोलैबोरेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है, जिसके तहत अभी भारत में पहले ही 6 कलवरी क्लास की सबमरीन को बनाया जा चुका है। अब नए इवॉल्व वेरिएंट की बात करें, यानी कि एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के बारे में बात करें, तो उसमें कुछ इंडिजिनस इंडियन अपग्रेड भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए IP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी पैक मौजूद होने वाले, जिससे इन सबमरीन की अंडर वाटर एंड्योरेंस लगभग 3 हफ्ते तक इम्प्रूव होने वाली है। ये फीचर पुराने डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास के डिजाइन से काफी एडवांस माना जा रहा है और ऐसे में अभी फिलीपींस का मार्केट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के एक्सपोर्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि उनके होराइजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अभी 2028 तक वो कम से कम 2 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उनके रिक्वायरमेंट में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन परफेक्टली फिट हो रहा है। अब अगर इस डील की इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो अभी नेवल ग्रुप की तरफ से फिलीपींस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल असेंबली का और क्रू ट्रेनिंग का पैकेज को ऑफर किया जा रहा है और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी इन सबमरीन की हल सेक्शन को मुंबई में फैब्रिकेट करके सेमी नॉकडाउन कंडीशन में फिलीपींस को भेजा जाने वाला है, जहां पर उनकी फाइनल इंटीग्रेशन को करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के अनुनाद सोनार सूट को लेकर है। हमारी अंडर वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वाइट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट अभी देखने को मिलने वाली है। DRDO की तरफ से भी ऑफिशियल ये बात कंफर्म किया गया कि उन्होंने अनुनाद एडवांस इंटीग्रेटेड सबमरीन सोनार सूट पर रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क को शुरू कर दिया है। ये सिस्टम आने वाले नेक्स्ट जनरेशन इंडियन नेवी के सबमरीन में इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस डिजाइन पर बेस्ड होने वाला है। अब अगर इस सोनार सिस्टम के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो अनुनाद सोनार सूट को एक्यूस्टिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी में क्वांटम लिप माना जा रहा है। इसमें पैसिव और एक्टिव सोनार अरे,
फ्लैंक्ड माउंटेड सोनार और एआई बेस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसका मतलब है कि ये सिस्टम लॉन्गर डिटेक्शन रेंज, बेटर नॉइज सप्रेशन और रियल टाइम थ्रेट क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है। कुल मिलाकर अनुनाद इंडियन सबमरीन को एक साइलेंट हंटर के लिए कैपेबिलिटी देने वाला है, जो कि दुश्मन के सबमरीन को डिटेक्ट करने से लेके उनको काउंटर करने में हमको मदद करने वाला है। फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया कि अनुनाद को पहले किस सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक इसकी 2 वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आई है, जिसमें से एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी एसएसएन के लिए डिजाइन किया जाने वाला है, जो कि प्रोजेक्ट 77 के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यानी एसएसके के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट 7Y और प्रोजेक्ट 76 क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगला अपडेट चाइना, पाकिस्तान और भारत के बीच चले एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम को लेकर है। दोस्तों, एक जापानीज डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से एक पॉडकास्ट के जरिए एक चौंकाने वाली खबर बताया गया है, जिसके मुताबिक चाइना ने रिपोर्टेडली भारत के रिक्वेस्ट करने पर पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को डिलीवर करने का प्लान अभी 3 से 4 साल तक डिले कर दिया है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बीजिंग की तरफ से भारत की डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट का एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए टेम्परेली रोकने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ महीने पहले तक ओपनली बात कहा जा रहा था कि वो 40 J-35 फाइटर जेट को एक्वायर करने वाले, जिसका अनाउंसमेंट भी जून 2025 में पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बाद ही पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस अपडेट को मीडिया हाई बताकर बात को डिने कर दिया गया था। अभी अगर पाकिस्तान को J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास एक क्लियर एडवांटेज मौजूद होने वाला है, जो कि आने वाले 10 सालों के अंदर होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एडवांटेज को प्रोवाइड करने वाला है। और तब ये बात लगभग कंफर्म हो चुका था कि 2026 तक ही पाकिस्तान को चाइना की तरफ से J-35 को डिलीवर किया जाने वाला है। अब सवाल ये कि चाइना की तरफ से भारत की बात को क्यों माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से ब्रिक्स समिट के दौरान बैक चैनल टॉक में चाइना से J-35 की डिलीवरी को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसके अलावा बीजिंग और इस्लामाबाद के रिलेशन में अभी ट्रस्ट इशू धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। खास करके यूनाइटेड स्टेट के साथ क्लोज होने की वजह से चाइना और पाकिस्तान की भी दूरियां थोड़े बढ़ने लगे हैं। 2024 में एक ऐसे ऑफिसर के स्पाई स्कैंडल के बाद चाइना को बात पता लगा है कि पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट हैं जो कि सेंसिटिव डिफेंस डाटा को लीक कर रहे हैं, जिससे चाइनीज टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो चाइना भारत को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो भारत और चाइना के बीच लगभग $135 बिलियन का ट्रेड किया गया था, जबकि उनके क्लोज अलाइड कंट्री पाकिस्तान होने के बावजूद भी चाइना और पाकिस्तान के बीच बस $20 बिलियन का ट्रेड किया गया था। यानी कि साफ है कि चाइना के लिए भारत एक मेजर मार्केट है, जिसे अगर वो खो देते हैं तो फाइनेंशियल लेवल में उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ये कुछ मेजर कारण हैं जिस वजह से चाइना की तरफ से भी भारत की कंडीशन में राजी होने का फैसला किया गया और पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी को कुछ साल और डिले करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।